हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संगीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं आपको एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इसका वीडियो लेक्चर देने जा रही हूँ। टॉपिक है अनाच्छादन, कालानुक्रम तथा अपर्दन सतह। अनाच्छादन, कालानुक्रम तथा अपर्दन सतह, इसको हम डेनोटेशनल क्रोनोलॉजी एंड इरोजन सरफेस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनाच्छादन कालानुक्रम का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। तो अनाच्छादन कालानुक्रम का अर्थ होता है, लिखा है यहाँ पर, किसी भी प्रदेश के अनाच्छादन के इतिहास की पुनर्रचना करना। अर्थात अनाच्छादन कालानुक्रम डेनोटेशनल क्रोनोलॉजी जो होती है वो किसी भी प्रदेश के जो उसका अनाच्छादन कालानुक्रम होता है, इतिहास होता है, उसकी पुनर्रचना के बारे में बताता है। अर्थात ये जो संकल्पना है वो स्थल रूपों के अध्ययन के ऐतिहासिक या कालानुक्रम उपागम पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? ऐतिहासिक या कालानुक्रम, हिस्टोरिकल और क्रोनोलॉजिकल उपागम पर आधारित होती है। इसको मैं अब समझाती हूँ आपको कि कोई भी अनाच्छादन कालानुक्रम का तात्पर्य ये होता है कि हम जानते हैं कि ये एक प्रकार से स्थल रूपों का इतिहास होता है। स्थल रूपों के इतिहास से तात्पर्य ये है कि हम ये जानते हैं कि विभिन्न भूगर्भिक कालों में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है और इन स्थल रूपों पर विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्य करते हैं। साथ ही साथ इन प्रक्रमों के साथ साथ इन स्थल रूपों पर विभिन्न अपर्दन चक्रों का प्रभाव भी होता है। तो एक दीर्घ लंबे काल में, एक विभिन्न लंबे समय में, एक दीर्घ समय में या विभिन्न भूगर्भिक कालों में जो स्थल रूपों का विकास होता है, विनाश होता है या परिवर्तन होता है, जिस पर कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का प्रभाव रहता है, विभिन्न अपर्दन चक्रों का प्रभाव रहता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो अवशिष्ट भाग प्राप्त होते हैं या जो परिवर्तन दिखाई देता है या जो स्थल रूप निर्मित होते हैं, जो प्राचीन भी होते हैं, नवीन भी होते हैं, तो इस तरह से एक इतिहास की पूरी संरचना निर्मित होती है, पुनर्रचना होती है। तो उस सबके सम्मिलित प्रभाव को हम अनाच्छादन कालानुक्रम कहते हैं। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अनाच्छादन कालानुक्रम जो होता है वो स्थल रूपों के अध्ययन के ऐतिहासिक, मतलब हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कालानुक्रम पर आधारित होता है। और अनाच्छादन कालानुक्रम की जो मूल अवधारणा होती है, इसीलिए कि ये एक समय के साथ स्थल रूपों में जो क्रमिक परिवर्तन से होती है। अर्थात इसका जो मूल अवधारणा है, मूल कंसेप्ट है, वो कहलाता है कि एक समय के साथ स्थल रूपों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है वह अनाच्छादन कालानुक्रम कहलाता है। अर्थात किन किन भूगर्भिक कालों से, किन किन भूगर्भिक इतिहासों से उस भूआकृतिक स्थल रूपों का विकास हुआ, उस पर विभिन्न अनाच्छादन की प्रक्रिया ने कार्य किया, प्रक्रमों ने कार्य किया, अपर्दन चक्रों ने कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमको उसमें एक समय के साथ उसमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है वह दिखाई देता है या उसी का अध्ययन इस उपागम में किया जाता है। फिर यह कहा जाता है कि ये जो संकल्पना है, ये अनाच्छादन कालानुक्रम की जो संकल्पना है, यह एकरूपतावाद का नियम, पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति तथा पालिमसेट स्तराकृति व डेविस के चक्रीय विकास को भी समावेश किया जाता है। अर्थात क्या क्या बातें कही जा रही हैं कि ये जो अनाच्छादन कालानुक्रम, चूँकि ये पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में होता है, पृथ्वी के बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है, तो ये जो हम जानते हैं कि भू आकृति विज्ञान की जो ये सब संकल्पनाएं हैं, जैसे कि एकरूपतावाद का नियम, जेम्स सैटन का कंसेप्ट है, संकल्पना है, उन्होंने 1785 में बताया है। पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय पद्धति की संकल्पना है। डेविस का चक्रीय विकास का सिद्धांत संकल्पना है, जिसमें डेविस ने अपर्दन चक्र में 3 अवस्थाएं बताई हैं स्थल रूपों के विकास के लिए, इसको चक्रीय विकास कहते हैं। तो इन सब का प्रभाव या ये सब जो है अनाच्छादन कालानुक्रम में इनका स्पष्ट प्रभाव रहता है, या इन सब के सम्मिलित रूप को ही हम अनाच्छादन कालानुक्रम कहते हैं। फिर ये देखा गया कि इस उपागम का उद्देश्य क्या है। मूल रूप से अनाच्छादन कालानुक्रम के उद्देश्य क्या है, तो उसके उद्देश्य को भी हम देखते हैं कि किसी भी प्रदेश के अनाच्छादन के इतिहास की पुनर्रचना करना।
किसकी पुनर्रचना करना? अनाच्छादन के इतिहास की पुनर्रचना करना एवं अपर्दन चक्रों व उपचक्रों के समय उत्पन्न अपर्दन सतहों का निर्धारण और तिथिकरण करना इसका उद्देश्य होता है। अर्थात अनाच्छादन कालानुक्रम में ये देखा जाता है कि कोई भी प्रदेश अनाच्छादन के इतिहास की पुनर्रचना किस प्रकार से हुआ है, फिर वहाँ पर कितने अपर्दन चक्र गुजरे हैं, एक अपर्दन चक्र है कि बहु अपर्दन चक्रों का प्रभाव है उस स्थलाकृति पर, फिर अपर्दन चक्र उपचक्र से उत्पन्न जो अपर्दन सतहें बनी, क्योंकि अपर्दन सतह जो है वो अपर्दन चक्रों का परिणाम होती है। डेविस ने भी बताया कि एक अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं से गुजरकर अंत में समतल मैदान में बदलता है। तो वो जो समतल सतह होती है वही अपर्दन सतह कहलाती। तो इसीलिए कहा गया है कि अपर्दन चक्रों और उपचक्रों के समय उत्पन्न जो अपर्दन सतहों का निर्धारण करना, तिथिकरण करना, ये हम सब अनाच्छादन कालानुक्रम के अंतर्गत आता है। तो ये इसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनाच्छादन कालानुक्रम जो डेनिटेशनल क्रोनोलॉजी है, ये वास्तव में स्थल रूपों का इतिहास ही है। स्थल रूपों के इतिहास के विकास को बताती है, उसको अनाच्छादन कालानुक्रम भी कहते हैं। तो अनाच्छादन कालानुक्रम के अंतर्गत दीर्घ भूगर्भिक समय में, देखो क्लियर एक एक शब्द पर हम ध्यान देंगे कि दीर्घ भूगर्भिक समय में मतलब एक लॉन्ग पीरियड होता है, जियोलॉजिकल एक लॉन्ग पीरियड होता है, एक लंबे समय में क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र के स्थल रूपों का, मतलब पृथ्वी के एक बड़े विस्तृत क्षेत्र के स्थल रूपों का चक्रीय समय के, मतलब जब उस पर जो चक्र चलता है, जो भी अपर्दन चक्र गुजरता है, चाहे वह एक चक्र हो या बहुचक्र हो या विभिन्न प्रक्रमों का विभिन्न प्रक्रम कार्य कर रहे हो या विभिन्न चक्र कार्य कर रहे हो, तो उनको कहा गया चक्रीय समय के सतह भूगर्भिक काल की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत का वर्णन है। इन 3 लाइन में इसका पूरा जो बातें हैं सभी आ जाती हैं। क्या क्या? कि अनाच्छादन कालानुक्रम जो होते हैं वो पृथ्वी का दीर्घ लंबा समय होता है। उस दीर्घ लंबे समय में पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र में जो स्थल रूपों का विकास होता है, जो भी स्थल रूप बनते हैं उनका जो उनमें जो चक्रीय समय चलता है, जो भी अपर्दन चक्र चलता है, जो भी भूगर्भिक प्रक्रम जो भी भूगर्भिक काल में जो भी विभिन्न प्रक्रम कार्य करते हैं, अनाच्छादन की क्रिया कार्य करती है, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, ये सभी कार्य करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो विभिन्न अवस्थाओं में जो उनकी पुनर्रचना होती है, उस पुनर्रचना का अध्ययन जो है वो अनाच्छादन कालानुक्रम में किया जाता है। शुरू में लिखा है कि किसी भी प्रदेश के अनाच्छादन के इतिहास की पुनर्रचना करना, जो कि इन सब ये जो इतिहास की पुनर्रचना होती है वो सब इन्हीं पॉइंट्स पर आधारित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह उपागम एक अवधारणा पर आधारित है कि प्राचीन स्थल रूपों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। CM किंग ने 1966 में ये शब्द कहा था कि ये जो उपागम है, ये जो अप्रोच है डेनिटेशनल क्रोनोलॉजी का, ये जो उपागम है ये इस अवधारणा पर, इस कंसेप्ट पर आधारित है कि प्राचीन स्थल रूपों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। यानी पृथ्वी पर जो प्राचीन काल में जो स्थल रूपों का विकास हुआ और अपर्दन के द्वारा जो उनका कटाव हुआ और उनसे जो अपर्दन सतहें बनी, वो अपर्दन सतहें आज भी मौजूद हैं। तो ये इस अवधारणा को मतलब ये अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्राचीन स्थल रूपों के अवशेष अभी भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यह जो उपागम है यह पालिमसेट स्थलाकृति की संकल्पना पर आधारित है। अब पालिमसेट स्थलाकृति क्या है? तो पालिमसेट स्थलाकृति का अर्थ ये होता है कि पालिमसेट स्थलाकृति वह सतह होती है जो विगत कई भूगर्भिक कालों में जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं या जो स्थल रूप बनते हैं उस पर अनाच्छादन के द्वारा और विभिन्न प्रकार के अपर्दन चक्रों के द्वारा जो बार बार बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? स्थल रूप पर या स्थलाकृति पर। अर्थात ये भूगर्भिक काल में बनी ऐसे स्थल रूप स्थलाकृतियाँ होती हैं जिस पर कि बार बार अपर्दन चक्रों का, बार बार अनाच्छादन के प्रक्रमों का प्रभाव होता है, जिसके कारण कि बड़े पैमाने पर उसमें परिवर्तन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब परिवर्तन होता है तो वो एक प्रकार की जटिल स्थलाकृति हो जाती है और बार बार
वो परिवर्तन बनती हैं और मिटाई जाती हैं, बनती हैं और मिटाई जाती हैं। मिटाई जाती मतलब उनका क्षय होता है, विनाश होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ये वह इस हस्तलिपि होती है जो भूगर्भिक काल में स्थल रूपों में परिवर्तनों को बार बार लिखी जाती है या मिटाई जाती है। किससे? अपर्दन चक्रों से या अनाच्छादन के प्रक्रमों द्वारा। अनाच्छादन के प्रक्रम क्या होते हैं? अपक्षय और अपर्दन, जो हम वेदरिंग और इरोजन पढ़ते हैं। वो जो अनाच्छादन के प्रक्रम होते हैं उनसे ये बार बार लिखी जाती है, मिटाई जाती है, अर्थात सतहें बार बार बनती हैं, नष्ट होती हैं। तो इस प्रकार से की जो आकृति बनती है वो अत्यंत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो ऐसे स्थलाकृति को जटिल या पालिमसेट स्थलाकृति कहते हैं। तो जटिल या पालिमसेट स्थलाकृति भी अनाच्छादन कालानुक्रम के क्रम में ये स्थलाकृति इस प्रकार की अवधारणा विकसित होती है। इसके बाद है कि ये अवधारणा एक और है कि इस अवधारणा में मतलब इस कंसेप्ट में ये भी देखा गया है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये भी जेम्स हटन का ही कथन है कि वो मानते हैं कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इस संकल्पना के आधार पर किसी प्रदेश की वर्तमान और विगत स्थलाकृतियों के इतिहास की पुनर्रचना के प्रयास किए जाते हैं। अर्थात ये भी मानते हैं कि अनाच्छादन कालानुक्रम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी स्थलाकृति के इतिहास की पुनर्रचना, कि वो स्थलाकृति किन किन भूगर्भिक कालों से गुजरकर किस प्रकार से सतह को प्राप्त की है, तो उसकी पुनर्रचना के प्रयास किए जाते हैं। और निगमनिक शक्ति जो डिडक्टिव पावर होता है वह अवशिष्ट स्थल रूपों का, जो अवशिष्ट जो लास्ट में जो सतहें बनती हैं, तो अवशिष्ट स्थल रूपों का यथार्थ विश्लेषण गुणात्मक एवं परिणात्मक विश्लेषण पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनाच्छादन कालानुक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं उनका भूगर्भिक इतिहास में किस प्रकार से वो विभिन्न अनाच्छादन के प्रक्रमों के द्वारा और अपर्दन चक्रों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की सतहें अवशिष्ट रूप में हमको दिखाई देती हैं, जिसका कि यथाशक्ति विश्लेषण गुणात्मक एवं परिणात्मक विश्लेषण पर जो है वो निर्भर करता है। अब इस उपागम की कुछ कमियां हैं जिनको कि बताया गया है। तो अनाच्छादन कालानुक्रम उपागम के अध्ययन करने में कुछ कमियां जो पाई गई हैं वो कमियां इस प्रकार से हैं कि यह अत्यधिक निगमनिक अनुमान पर आधारित है। मतलब निगमनिक अनुमान पर आधारित है और जो भी प्रमाण या साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाता है कि बृहद क्षेत्रों के भूगर्भिक इतिहास को ज्ञात करने का या जानने का प्रयास किया जाता है। तो केवल प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर, निगमनिक अनुमान के आधार पर पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों का भू आकृतिक इतिहास को ज्ञात करना का जो प्रयास किया जाता है उसमें कभी कभी भ्रांतियाँ या कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो जाती है। तो एक कमी है। दूसरी कमी यह है कि ऐतिहासिक उपागम अनुमान परक है। ये जो यहाँ शुरू पर बताया कि ये प्रदेश अनाच्छादन इतिहास की स्थल रूपों के अध्ययन का ऐतिहासिक कालानुक्रम पर आधारित है। तो ये जो ऐतिहासिक उपागम है ये केवल अनुमान परक है। अपर्दन सतहों के अधिक अपर्दन चक्र के प्रभाव से इसकी मौलिकता का पता लगाना भी कठिन कार्य होता है। यानी कई अपर्दन चक्र उस पर गुजरते हैं जिसके कारण उसकी मौलिकता को जानना भी एक कठिन कार्य होता है। तीसरा है कि अपर्दन सतहों की तिथीकरण और अनुमानों पर आधारित होता है यह, इसलिए इसकी वैधता के भौमिकी साक्ष्य का अभाव होता है। मतलब अपर्दन सतहें जो बनती हैं उनका तिथीकरण करना वो भी अनुमान पर आधारित होता है। तो इसलिए उसकी वैधता, उसकी सत्यता कितनी है या उसकी मौलिकता कितनी है, इसके कोई भौमिकी साक्ष्य तो होते नहीं है, इसलिए उनका भी अभाव पाया जाता है। इसके बावजूद भी अनाच्छादन कालानुक्रम जो होते हैं वह एक तरह से पृथ्वी के स्थल रूपों के इतिहास की पुनर्रचना होती है। अतः इसका अध्ययन भू आकृतिक विज्ञान में या भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण इसका अंग होता है, ये पक्ष होता है जो कि हमको जो है इतिहास जो है वो जो कहा गया है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, तो यह इसको सार्थक करती है। स्थल रूपों को यदि हमको जानना है तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताऊंगी अपर्दन सतह, इरोजन सरफेस। यहाँ पर हमने पढ़ा अनाच्छादन कालानुक्रम, डेन्यूरेशनल क्रोनोलॉजी। अब इसके बाद है अपर्दन सतह।
तो अपर्दन सतहें भी चूंकि अनाच्छादन कालानुक्रम का ही परिणाम होती हैं, अपर्दन सतह, तो इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध है। तो हम पहले पढ़ेंगे अपर्दन सतह का अर्थ। किसे कहते हैं अपर्दन सतह, क्या होता है इरोजन सरफेस। वास्तव में देखा जाए तो जो डेविस की संकल्पना में आता है समतल समप्राय मैदान, समप्राय मैदान सभी जानते हैं कि एक स्थल रूप उत्थित होता है, ऊपर उठता है, उस पर एक अपर्दन चक्र गुजरता है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के दौरान वो स्थल भाग कटकर अंत में समतल विहीन मतलब अंत में आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है, जिसको कि समप्राय मैदान का उसी प्रकार से अपर्दन सतहों का भी निर्माण होता है कि विभिन्न भूगर्भिक कालों में विभिन्न अपर्दन चक्रों के दौरान जो स्थल रूपों की ऊंचाई धीरे धीरे कटकर निम्न होती है और उसका जो अंत में अवशिष्ट निम्न ऊंचाई वाले भूमि जो अवशिष्ट रूप में रह जाता है, उसी को अपर्दन सतह, समतल सतह या संरचनात्मक सतह कहते हैं। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ, तो अर्थ है अनाच्छादन के प्रक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार की चट्टानों एवं संरचनाओं के आर पार अपर्दन द्वारा निर्मित समतल सतह या उर्मिल पृष्ठ वाली निम्न ऊंचाई की अवशिष्ट भाग को अपर्दन सतह कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि क्या कहा जा रहा है कि अनाच्छादन के प्रक्रमों द्वारा, मतलब अनाच्छादन के प्रक्रम कार्य करते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि प्रक्रम क्या होते हैं। तो अनाच्छादन के प्रक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार की चट्टानों में, क्योंकि चट्टानों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है, कोमल चट्टानें होती, कठोर चट्टानें होती जिस पर नदी प्रक्रम कार्य करती, वायु प्रक्रम कार्य करती है, भूमिगत जल है, हिमानी है, सागरी लहरें, ये सब प्रक्रम है, अपक्षय है, अपर्दन है। इनको अपर्दन अनाच्छादन के प्रक्रम कहा जाता है। तो इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की चट्टानों एवं संरचनाओं के आर पार अपर्दन द्वारा निर्मित, यानी इतना ज़्यादा उनका आर पार कटाव होता है कि अपर्दन द्वारा निर्मित जो समतल सतह या उर्मिल पृष्ठ वाली निम्न ऊंचाई की भूमि, मतलब इतना ज़्यादा उनका अपर्दन कटाव हो जाता है कि वो समतल सतह हो जाती है या उर्मिल भूमि रहती है या निम्न ऊंची भूमि जो कि एक ऊंचा भाग रहता है, वो इन प्रक्रमों से गुजर कर अंत में निम्न ऊंचाई वाली भूमि बन जाती है और एक सतह दिखाई देती है या अवशिष्ट भाग होता है उस क्षेत्र का जो अपर्दन के प्रक्रमों से गुजर चुका होता है। तो वह अवशिष्ट भाग निम्न ऊंचाई वाली होती है। उस निम्न ऊंचाई वाली अवशिष्ट भाग को अपर्दन सतह, इरोजन सरफेस कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न अनाच्छादन प्रक्रमों एवं कालानुक्रम में विभिन्न प्रकार की अपर्दन सतहों का निर्माण होता है। यदि हम इसको समूचे विस्तृत पृथ्वी के संदर्भ में लेते हैं तो पृथ्वी में जो जितने भी लैंडस्केप है, भू आकृतिक स्थल रूप है, उनके यदि उसका हम अनाच्छादन कालानुक्रम अपर्दन सतह का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वो हमें विभिन्न भूगर्भिक कालों में, मतलब लंबे समय में विभिन्न भूगर्भिक कालों में विभिन्न अनाच्छादन प्रक्रमों एवं कालानुक्रम में विभिन्न प्रकार के अपर्दन सतहों का निर्माण जो है होता है। फिर ये कहा गया कि अपर्दन सतह प्रारंभिक अपर्दन चक्र की अवशेष होती है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्या होती है? अपर्दन सतह प्रारंभिक अपर्दन चक्र की अवशेष होती हैं, जो इस परिभाषा में बताएं कि वास्तव में जो एक स्थल भाग होता है उस पर अपर्दन के प्रक्रम अनाच्छादन के प्रक्रम कार्य करते हैं, जिसके कारण उसका अपर्दन होता है। फिर वो धीरे धीरे कटकर निम्न ऊंचाई वाली भूमि में आता है और धीरे धीरे निम्न ऊंचाई भी कटकर समतल मैदान में, समतल सतह में बढ़ती। तो एक चक्र पूरा गुजर जाता है। इसीलिए कहा गया कि अपर्दन सतह प्रारंभिक अपर्दन चक्र, यानी एक जो अपर्दन चक्र प्रारंभ हुआ है उस प्रारंभिक अपर्दन चक्र का अंतिम परिणाम होती है। अंतिम परिणाम मतलब वो उसकी अवशेष होती है। इसके स्थान विशेष के भू आकृतिक इतिहास की पुनर्रचना में सहायता मिलती है। तो ये जो अंतिम परिणाम होती है वो हमें हमें बताने में सहायक होती है कि वो जो पूरा स्थल रूप की जो पुनर्रचना थी कि प्रारंभ से लेकर अंत तक उस स्थल रूप का किस प्रकार से विकास और विनाश होता गया है। तो अंतिम परिणति जो प्राप्त होती है तो वो स्थान विशेष की भू आकृतिक इतिहास की पुनर्रचना में सहायता मिलती है कि हम उस भू आकृति के ऐतिहासिक पुनर्रचना करने में ये अपर्दन सतहें सहायक होती हैं।
इसके बाद है कि भू आकृतिक विज्ञानों में अपर्दन सतह को सपाट सतह या सपाट प्लेटफॉर्म भी कहा गया है। फ्लैट प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि हम भू आकृति विज्ञान में जैसे हम अपर्दन सतह कह रहे हैं, तो कुछ विज्ञान इसको सपाट सतह भी बोलते हैं, फ्लैट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। इसका निर्माण आधार तल के बराबर होता है। तो आधार तल क्या है कि एक नदी की जो घाटी होती है, और नदी जो घाटी बनाने के बाद धीरे धीरे कटाव करते करते अंत में उसकी अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका जो होती है वो आधार तल को प्राप्त कर लेती है। तो वास्तव में जो नदी के द्वारा किया गया कार्य या कोई भी प्रक्रम के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो अपर्दन चक्र का जब अंतिम अवस्था आ जाता है या नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रकार से जो आधार लास्ट में जो समतल प्लेटफॉर्म बनता है वो आधार तल के बराबर आ जाता है। तो एक घाटी की जो आधार तल के बराबर जो सतह प्राप्त हो जाती है वह अपर्दन सतह कहलाती है। इसीलिए कहा गया कि ये जो होती हैं इसका निर्माण आधार तल के बराबर हो जाता है। फिर है अपर्दन सतह के अंतर्गत मोटे तौर पे दो प्रकार के अपर्दन सतह बताए गए। एक प्रमुख अपर्दन सतह है, दूसरा गौण अपर्दन सतह है। तो प्रमुख अपर्दन सतह का जो नाम दिया गया है भू आकृति विज्ञानों में वो पेनी प्लेन, समप्राय मैदान होती है, ये भी अपर्दन सतहें हैं। फिर पेन प्लेन होता है और पेडी प्लेन होता है। ये सभी की सभी सपाट, चौरस और प्लेन सतहें होती हैं जो कि अपर्दन सतह होती है। कुछ गौण अपर्दन सतह होती हैं जैसे कि छोटी छोटी अपर्दन सतह निर्मित होती हैं। तो इस प्रकार जो है अपर्दन चक्र में जब बाधाएं आ जाती हैं तो एक अपर्दन सतह होता है, फिर दूसरा पुनः प्रारंभ होता है, फिर से अपर्दन कार्य होता है, फिर से अपर्दन चक्र चलता है, फिर एक सतह निर्मित होती, फिर अपर्दन चक्र चलता है, फिर अपर्दन सतह नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी और भी गौण अपर्दन सतहों का निर्माण विकास हो जाता है। तो इसमें घाटी पार्श्व सोपान, घाटी पार्श्व सोपान में जैसे नदी होती है तो इसके नदी के किनारे किनारे जो इस तरह से जो सतहें निर्मित हो जाती हैं, ये घाटी है, नदी की घाटी है, ये ऊंचाई है उत्तर। तो ये एक सतह इस तरह से धीरे धीरे ये घाटी पार्श्व सोपान कहलाती है, जिसको हम वैली साइड बेंचेस कहते हैं। ये बनता है, नदी वेदिकाएं बनती हैं, सागरी सोपान बनते हैं, सागरी सपाट मैदान बनते हैं, सागरी वेदिकाएं बनती हैं और उत्थित पुलिन, ये जो सब नाम लिखे हुए हैं छोटे छोटे अपर्दन सतहें निर्मित होती हैं, स्थल रूपों में निर्मित होती हैं। इसके पश्चात है अपर्दन सतह व संरचनात्मक सतह में अंतर। ये मुख्य है कि अपर्दन सतह और संरचनात्मक सतह में क्या अंतर है। यहाँ पर ये चित्र से भी बना हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये संरचनात्मक सतह है, ये अपर्दन सतह या समतल सतह, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब कोमल और कठोर शैल संरचना, इसी का एक्सप्लेन है कि जब धरातल पर जो है जब कोमल और कठोर शैल संरचना क्षैतिज स्तर पर पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल स्तर पर पाई जाती है, अर्थात कठोर शैल, कठोर चट्टान के ऊपर जब कोमल चट्टान क्षैतिज रूप में पाई जाती है। ये देखिए, ये कठोर चट्टान है, ये कोमल है, ये कठोर है, इसके ऊपर में कोमल चट्टानें रही होंगी। तो जब कठोर चट्टान के ऊपर क्षैतिज रूप में कोमल चट्टानें पाई जाती हैं तो अनाच्छादन के प्रक्रम से ऊपर के कोमल चट्टानों का अनावरण हो जाता है या कटाव हो जाता है या अपर्दन हो जाता है। तो नीचे की शैल, कठोर शैल संरचना जो नग्न सतह होती है वो सपाट रूप में दिखाई देने लगती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कठोर सपाट है, ये कठोर चट्टान सपाट है, ये कठोर चट्टान सपाट है। इसके ऊपर की कोमल शैल जो है वो अनाच्छादन के प्रक्रम से हट चुकी है। तो इस तरह की सतह जो दिखाई देती है, एस लिखा है, ये स्ट्रक्चरल सरफेस जो होता है ये संरचनात्मक सतह कहलाती है। तो संरचनात्मक सतह का इसलिए लिखा है कि जब कोमल व कठोर शैल संरचना क्षैतिज रूप में कोमल शैल का आवरण अपर्दन से हटा दिया जाता है तो नीचे की नग्न समतल सतह ऊपर आ जाती है, इसे संरचनात्मक सतह कहते हैं। तो ये संरचनात्मक सतह बना हुआ है। इसके बाद समतल या अपर्दन सतह क्या होती है। तो समतल या अपर्दन सतह उसे कहते हैं कि ये जो सतह होती हैं ये शैल संरचना और भौमिकीय संरचना
के परिवर्तन के आधार पर निर्मित होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और इनके नति और कोण डिप के आधार पर जब इनका आवरण हट जाता है, इनका कटाव हो जाता है, तो इस प्रकार की समतल सतहें निर्मित होती हैं। तो ये जो सेल संरचना और इनकी जो भौमिकी संरचना के आधार पर ये जो कटाव हो जाता है, तो ये नीचे की आवरण की ये कटाव हो गया और ये समतल सतह है, ये प्लेन पी लिखा है, ये प्लेन सतहें निर्मित होती हैं। तो इस तरह से ये जो है ये भी एक तरह से अपर्दन सतह ही कहलाती है। इसके बाद कुछ विद्वानों ने समतल सतह को ही अपर्दनात्मक सतह भी कहा। ये जो प्लेन सतह बनती है इसको ही कुछ विद्वान ने अपर्दनात्मक सतह कहा है। अब इसके बाद आता है अपर्दन सतह का निर्धारण। तो अपर्दन सतह का निर्धारण जो होता है, इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास, हालांकि अपर्दन सतह का निर्धारण करना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने ये विभिन्न भूगर्भिक कालों में, विभिन्न ऐतिहासिक कालों में इसका निर्माण होता है, इसलिए इसका तिथीकरण निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी ये माना जाता है कि वास्तविक अपर्दन सतह वर्तमान सागर तल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें उत्थान हुए हैं और वे ऊंचाई पर मिलते हैं। यदि ये उसके बराबर मिलती है तो स्पष्ट है कि स्थल भाग में अवतलन हुआ है। अर्थात ये माना गया कि जितनी भी अपर्दन सतहें बनी है वो सागर तल के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि सागर तल जो है वो जो उसका उत्थान हो चुका है और उस ऊंचाई पर है। और इसके बाद कहा गया कि सागर तल के बराबर यदि कोई स्थल भाग आता है तो इसका मतलब है कि उसमें अवतलन हुआ है। फिर ये माना गया है कि कोई भी अपर्दन सतह टर्शरी युग के बाद से नहीं है, क्योंकि क्वाटरनरी युग का समय इतना सीमित था कि उसमें अपर्दन चक्र की पूर्णता के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। तो इसलिए जितनी भी अपर्दन सतहें बनी हैं वो टर्सरी काल के पूर्व की हैं, या टर्सरी से नवीन काल की और यदि बनी है तो अभी उनमें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। फिर ये भी माना गया है कि यदि बाद का है तो अपर्दन सतह का इतिहास इतना लंबा है कि निश्चय ही अपर्दन के विभिन्न प्रक्रम के कारण अधिक परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण उनकी मौलिकता का पता लगाना कठिन है। इस प्रकार से ये भी माना गया है कि अपर्दन सतह पर हुए परिवर्तन का जो स्वभाव है और मात्रा है वो कई कारकों पर निर्भर करती है। तो कई कारकों पर निर्भर करती है, तो उसमें एक है कि पहला है कि ये यदि अपर्दन सतह में परिवर्तन आता है तो वो तभी नगण्य होगा जबकि उस अपर्दन सतह के ऊपर कोई मोटा आवरण बिछ गया होगा, जो कि निचली सतह को संरक्षण प्रदान करता होगा। फिर है कि सेलों की कठोरता का भी प्रभाव पड़ता है, कि यदि कठोर सेल और कोमल सेल जो है, कठोर सेल और कोमल सेल यदि है तो कठोर सेल पर अपर्दन चक्र लंबा चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिक परिवर्तन, मंद गति से परिवर्तन होता है। यदि कोमल सेल संरचना वाला होता है तो उस पर अपर्दन चक्र शीघ्रता से गुजर सकता है, जिसके कारण कि अपर्दन सतह में परिवर्तन जल्दी होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर और कारक भी हैं जो अपर्दन सतह को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें आपको बताई गई हैं। अंत में कुछ अपर्दन सतह के निर्धारण की कुछ आकार मिति विधियाँ होती हैं। ये जो है मार्फोमेट्रिक टेक्निक्स है, जिसके आधार पे भी अपर्दन सतह का निर्धारण किया जाता है। तो मार्फोमेट्रिक या आकार मिति विधियाँ जो है इसमें दो हैं, ये हम प्रैक्टिकल वर्क में भी इसको करते हैं। एक कहलाता है तुंगता मिति आयात चित्र, अल्टीमेट्रिक हिस्टोग्राम, ये जो डायग्राम बना हुआ है, और दूसरा होता है अध्यारोपित परिच्छेदिका, तो सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। तो तुंगता मिति आयात चित्र, जिसको मल्टीमेट्रिक हिस्टोग्राम कहते हैं, ये अपर्दन सतह के निर्धारण की एक विधि है। विधि क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि हाइट होती है, मतलब समुच्च रेखाओं का अंतराल होता है, और नीचे यह स्पॉट हाइट होती है, मतलब स्थानिक ऊंचाइयाँ। तो यदि हम इसको स्थलाकृत मानचित्र टोपोशीट में जब हम देखते हैं कि एक एरिया लेते हैं और उसमें विभिन्न स्थानिक ऊंचाइयों को देखते हैं, स्पॉट हाइट को, वो एक तरह से उस स्थान की उच्चतम बिंदु होती है। तो वो भी ये बताती है कि इस हाइट तक इसका जो है कटाव हो चुका है, इसके बाद अब नहीं। तो उस उच्चतम बिंदु के आधार पर, स्पॉट हाइट के आधार पर जब हम ये डायग्राम बताते हैं तो ये भी बताता है कि कितना अपर्दन होना बाकी है और किस प्रकार से ये अपर्दन सतह कितनी ऊंचाई पर कितनी क्षेत्र तक विस्तृत है।
ये एक टेक्निक है। दूसरा है अध्यारोपित परिच्छेदिका, सुपर इम्पोज प्रोफाइल। तो सुपर इम्पोज प्रोफाइल भी यदि हम बनाते हैं, प्रोफाइल परिच्छेदिकाएँ बनाते हैं, तो ये भी स्थल रूप के ढाल, स्वभाव और कटाव को बताती है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे कि ये अध्यारोपित परिच्छेदिका में ये एक अपर्दन सतह दिख रहा है, फिर ये इस तरह से हम आएंगे तो ये एक सपाट सतह दिख रहा है, फिर ये सतह है और ये सतह है। तो इस तरह से विभिन्न ऊंचाइयों पर अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं भी अपर्दन सतह को चिन्हांकित करती हैं और हम बता सकते हैं कि इस अपर्दन सतह की ऊंचाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, कि यहाँ पर हाइट जब बनाते हैं तो ये विभिन्न ऊंचाइयों पर, तो ऊपर की अपर्दन सतह भी किस तरह से निर्मित हुआ, फिर उसके बाद का कैसा है, तो ये भी एक टेक्निक है जो कि अपर्दन सतह का निर्धारण करती। तो ये मार्कोमेट्रिक विधियाँ हैं और भी टेक्निक्स हैं। तो जितने इसके बावजूद भी जितने भी प्रकार की तकनीकी विधियों के द्वारा हम इनकी पहचान तो कर लेते हैं, फिर भी ये वास्तव में अपर्दन सतहें संरचनात्मक सतह हैं कि अनाच्छादन प्रक्रम के द्वारा बनाई गई सतह है कि विवर्तनिक सतह है कि संरचनात्मक सतह है, किस प्रकार की अपर्दन सतहें हैं, इसको और भी वास्तविक रूप में जानने के लिए फील्ड ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इनका क्षेत्रीय अध्ययन करना या क्षेत्र में जाकर इसको चेक करना आवश्यक होता है कि ये जो अपर्दन सतहें प्राप्त हुई हैं वो किस प्रकार की हैं, किस ऊंचाई पर हैं, किस प्रक्रम के द्वारा बनाई गई हैं और किन भूगर्भिक ऐतिहासिक कालानुक्रम से गुजरी हैं। तो इस सब के सम्मिलित प्रभाव को जो है हम अनाच्छादन कालानुक्रम तथा अपर्दन सतह के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वास्तव में अनाच्छादन कालानुक्रम और अपर्दन सतह जो होती हैं पृथ्वी के विभिन्न भूगर्भिक काल में अनाच्छादन प्रक्रमों के द्वारा स्थल रूपर पर बड़े पैमाने पर हुए परिवर्तनों का अध्ययन है, जिस पर कि विभिन्न अपर्दन चक्र गुजरते हैं, विभिन्न अपर्दन अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कार्य करते हैं और इनका एक लंबा भूगर्भिक इतिहास होता है और उस इतिहास की पुनर्रचना होती है, मतलब बार बार वो इतिहास रिपीट होता है और इसलिए इस पुनर्रचना शब्द आया है कि वो इतिहास रिपीट होता है। अपर्दन सतहें बनती हैं, विनाश होती हैं, बनती हैं, विनाश होती है, ये प्रक्रिया पृथ्वी पर चलती रहती है। तो ये हम भू आकृति विज्ञान में इसलिए अनाच्छादन कालानुक्रम और अपर्दन सतह का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।